नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैन्य अस्पताल के पास अज्ञात आतंकियों ने सुबह सुबह गोलीबारी की है। इस हमले में 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। पुलिस, सुरक्षा बल और नागरिक प्रशासन के अधिकारी इस आतंकी वारदात के बाद से मौके पर मौजूद हैं। सुबह हुए आतंकी हमले के बाद राजौरी में सेना की ओर से सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश की जा रही है। वहीं जम्मू में मृतक लोगों के घर वालों और उनके रिश्तेदारों ने इस हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग बेहद नाराज नजर आए। तो लगातार आतंकियों के सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं सुरक्षा बल। आतंकियों की कायराना हरकत एक बार फिर से राजौरी में सामने आई है। ये नापाक करतूत, जिसके बाद घरों में मातम का माहौल। आतंकियों की तलाश में लगातार सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त जम्मू के राजौरी से। जम्मू के राजौरी में सैन्य अस्पताल के पास अज्ञात आतंकियों ने सुबह सुबह गोलीबारी की। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस, सुरक्षा बल और नागरिक प्रशासन के अधिकारी इस वक्त आतंकी वारदात के बाद से मौके पर मौजूद। सुबह हुए आतंकी हमले के बाद राजौरी में सेना की ओर से सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। वहीं जम्मू में मृतक लोगों के घर वालों और उनके रिश्तेदारों ने इस हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग बेहद नाराज नजर आए। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजौरी में आतंकी हमले के बाद सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में मृतक के परिजनों को आप देख रहे हैं, लगातार जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए वहां के स्थानीय लोग। घर में मातम पसरा है। 2 लोगों की इस गोलीबारी में मौत हो गई है। आतंकियों की ये नापाक करतूत एक बार फिर से जम्मू के राजौरी में देखने को मिली। देखिए, कश्मीर घाटी कश्मीरी पंडितों से फिर से गुलजार हो रही है और यही बात आतंकियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। ऐसे में एक बार फिर आतंकियों की गीदड़ भभकी सबके सामने नजर आई। कश्मीर में अब सरकारी कर्मचारियों को लगातार आतंकी संगठन धमकी दे रहा है, जिसकी वजह से कश्मीर से सरकारी कर्मचारी फिर से टारगेट पर नजर आ रहे हैं, जिनकी टारगेट किलिंग का खतरा फिर से मंडराता नजर आ रहा है। आतंकी संगठन कश्मीर फाइट ने चेतावनी भी जारी की, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को घाटी में नहीं बसने की हिदायत दी गई। साथ ही आतंकी संगठन ने कहा है कि सरकार जो ट्रांजिट कॉलोनीज बना रही है, उससे वो कब्रिस्तान में तब्दील कर देंगे। आपको यहां ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में कश्मीर में बनाई जा रही सरकारी कॉलोनियों का जायजा लिया। इसके बाद ही आतंकी संगठन की ओर से ये पत्र जारी किया गया। आतंकी संगठन इन कॉलोनीज को इजराइल जैसा सेटलमेंट बताते हैं। वहीं आतंकियों ने उन ठेकेदारों को भी जान से मारने की धमकी दी, जो कि घाटी में ये कॉलोनीज बसा रहे हैं। वहीं इसे लेकर के कश्मीरी पंडितों ने घाटी में विरोध प्रदर्शन भी किया। आपको जानकारी दे दें कि आतंकियों के खत जारी करने के बाद फिर से टारगेट किलिंग का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। देखिए, कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं मौके पर मौजूद भारत 24 संवाददाता ने कुछ कश्मीरी पंडितों से बातचीत भी की है। आपको सुनवाते हैं। पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में काम कर रहे एम्प्लॉइज़ को एक बार फिर आतंकी संगठन द कश्मीर फाइट ने जो है वो धमकी दी है और ये कहा है कि वो जो सपना देख रहे हैं कश्मीर में बसने का, रहने का, उन कॉलोनियों को जो है वो पूरी तरह से शमशान जो है वो उसमें तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि लगातार कई संगठन जो है वो एक के बाद एक इस तरह की थ्रेट्स जो है वो दे रहे हैं। एक और संगठन कश्मीर फाइट जो है वो उसने अब नई थ्रेट जो है वो दी है। सर, ये बात जो है, ये चीज़ गवर्नमेंट तक तो हम यही चीज़ पहुंचाना चाहते हैं। 219 दिन हो रहे हैं हमें आज एक ही डिमांड करते हुए कि हमारी जानों को सुरक्षित कर लीजिए, आप हमें यहाँ रिलोकेट कर लीजिए। ये रिलोकेशन इसीलिए है कि वहाँ जो सरहद पार से लोग आते हैं वो वहाँ पे हमें बसता हुआ नहीं देख सकते हैं। अब हम गवर्नमेंट से क्या अपील करें? हम यही कह रहे हैं कि आप पहले जो वो जोन है आप उसे टेरर फ्री कर दीजिए घोषित। आप वहाँ से वो जो टेररिज्म से जितना भी है उस सबको निकाल बाहर फेंक लीजिए। हम वहाँ सर्विसेज देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन अपनी जान पे खेल के तो हम वहाँ नहीं जा सकते हैं ना। एक तरफ टीआरएफ
पहले 57, उसके बाद 10 और अब 17 लोगों की नाम आ गया, पूरे उनके क्रेडेंशियल्स आ गए हैं। लिस्ट जारी की गई है उन्होंने। एक तरफ से तो हमको थ्रेट मिल रही है, पर दूसरी तरफ से गवर्नमेंट कुछ भी हमारे लिए कोई पुख्ता कदम हमारे लिए कोई सामने नहीं दिख रहा है, कोई भी रोड मैप नहीं दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हमको कोई ओनरशिप नहीं दिखा रही है। जब तक वहाँ पे एक सुरक्षित माहौल, सुरक्षित वातावरण जब तक जो है वो वहाँ नहीं बन पाता, तब तक जो है इनको रीलोकेशन किया जाए, रीलोकेट इनको किया जाए, इनकी सैलरी जो है वो रिलीज की जाए। जम्मू से सुरिंदर शर्मा, भारत 24 के लिए। तो कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको हमने सुनाया कश्मीरी पंडितों की ये बातें, और पंडितों का पुनर्वास आतंकियों के सिर चढ़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर से आतंक के अंत की जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ हो रहा है कश्मीर में, और इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कश्मीर में देखने को एक बार फिर से मिल रहा है। आतंक पर प्रहार करती हुई ये तस्वीरें लगातार रिबेलियस नेचर में लोग वहां के नजर आ रहे हैं। घाटी के लोग, कश्मीरी पंडित घर वापसी को पूरी तरीके से तैयार। आतंक के अंत की तस्वीर, क्या कुछ कह रहा है कश्मीर, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। कश्मीर घाटी कश्मीरी पंडितों से फिर से गुलजार हो रहा है, और ये बात आतंकियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। ऐसे में एक बार फिर आतंकियों की गीदड़ भभकी सामने आई। हमने आप तक खबर पहुंचाई, लेकिन लगातार कश्मीरी पंडितों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। उनकी तरफ से ये तख्त जिस पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट वेटिंग फॉर मैसेकर, क्या सरकार इसका इंतजार कर रही है? सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? इस बात को लेकर के ये तमाम कश्मीरी पंडित सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत 24 के साथ खास बातचीत में उन्होंने बताया कि दुनिया में ग्लोबल रिसेशन बढ़ा है, लेकिन भारत की इकोनॉमी और एक्सपोर्ट हाल में काफी बढ़ी। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद है। सर, इकोनॉमी की बात होती है, जिस तरह से डाटा आया है एक्सपोर्ट्स को लेकर के, किस तरह से पर्सपेक्टिव आगे देखते हैं, क्योंकि 70% का ग्रोथ है इस बार। देखिए, जिन नए क्षेत्रों में भारत ने प्रवेश किया है, हम सेमी कंडक्टर बना करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम हाई वैल्यू मेडिसिन एंड वैक्सीन्स बना करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल के फील्ड में एक्सपोर्टर बने हैं। ये जो नए एवेन्यूज़ पे माननीय मोदी जी ने काम किया, इनको सपोर्ट किया। फार्मास्यूटिकल में जिस तरह से हमने ग्रोथ किया, ऑटोमोबाइल में जिस तरह से ग्रोथ किया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स जैसा मैंने कहा उस दिशा में जिस तरह से हमने काम करना शुरू किया है, मैं विश्वास के साथ में एक बात कहता हूँ कि भारत इन नए क्षेत्रों के उदय के साथ से मैं आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़े एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में से एक हो जाएगा। जिस तरह से खिलौनों की बात होती है, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बनाएंगे और एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गया, इंपोर्ट घट गया, तो ये काफ़ी 70% इंपोर्ट कम हुआ। जो खिलौने हम चीन से इंपोर्ट करते थे, आज हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी है। अंतिम सवाल सर, जिस तरह से रघुराम राजन के साथ राहुल गांधी की राजस्थान में चर्चा हुई, आप उसी राज्य से आते हैं, और जिस तरह से सवाल उठाया गया कि इकॉनमी, क्योंकि सरकार कहती है, उससे डाटा कहते हैं कि आगे बढ़ रही है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार पिछले जो 23 में वो उसके लिए दिक्कत होने जा रही है। 5% सभी कम उम्मीद जता रहे हैं वो ग्रोथ की। देखिए, मॉर्गन स्टैनले, फाइनेंशियल टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और ब्लूमबर्ग, इसके जैसे सारे इंस्टीट्यूशंस जब ये कह रहे हों कि भारत की इकोनॉमी 7 से 8% होगी, कोई व्यक्ति विशेष अपने विवेक को, मैं उनके विवेक को चुनौती नहीं देना चाहता, लेकिन उनका इतिहास सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही रघुराम राजन थे जिन्होंने मुद्रा जब शुरू हुआ था तब कहा था कि इसमें हाईएस्ट जो है एनपीए होगा और ये स्कीम फेल हो जाएगी, बीइंग आरबीआई गवर्नर भी। लेकिन क्या परिणाम हुआ? हम आने वाले समय में दुनिया के आर्थिक महाशक्ति वाले देशों में से एक देश होंगे। तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत। तमाम मुद्दों पर चर्चा की, साफ तौर पर कहा कि भारत की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है, वो आगे बढ़ती रहेगी। कैमरामैन संदीप के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली।
और इसी बीच आपको जानकारी दे दें, भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास लगातार जारी है। ईस्टर्न कमांड की एक्सरसाइज का दूसरा दिन आज चीन सीमा के पास आज फिर गरजेंगे फाइटर जेट्स। राफेल और सुखोई दिखाएगी सेना अपनी ताकत। चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न कमांड की एक्सरसाइज का आज दूसरा दिन, और इस एक्सरसाइज में वायुसेना के लड़ाकू विमान अपना कौशल दिखा रहे हैं। इस दौरान राफेल लड़ाकू जेट ने अपनी पूरी क्षमता के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र को कवर करते हुए एक बड़ा अभ्यास किया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस एक्सरसाइज में छबड़ा, तेजपुर, जोरहाट और हाशिमारा एयरबेस हिस्सा ले रहे हैं। और चलिए अब आपको सीधा तवांग लेकर चलते हैं। मेरी सहयोगी अमृता गर्ग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अमृता, जिस तरीके से चीन को मुंहतोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने दिया और आज एक बड़ा अभ्यास हो रहा है वायुसेना की तरफ से, आज वायुसेना की ताकत दिख रही है और वहां बॉर्डर्स पे भी ये बात चीन को, साथ ही पाकिस्तान को भी समझ आ गई है कि ये भारत 1962 का भारत नहीं, ये 2022 का भारत है। बिल्कुल दुरुस्त कहा शिखा आपने, और जिस तरह से आप दर्शकों को जानकारी भी दे रही थी कि किन किन फाइटर जेट्स की तरफ से वहां पर उड़ान भरी गई और किस तरह से राफेल ने अपना शक्ति प्रदर्शन वहां पर किया है। और इस शक्ति प्रदर्शन के बाद, इस गर्जन के बाद जाहिर तौर पर चीन अब हिमाकत नहीं करेगा कि दोबारा से इस तरह की कोशिश वो करे, क्योंकि अगर आएगा तो फिर से मार खाएगा और फिर से उसको भागना ही पड़ेगा। इस वक्त हम वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं और यहाँ सन 1962 की उस जंग की याद दिलाता हुआ ये वॉर मेमोरियल, और हर एक तस्वीर यहाँ, हर एक डिटेल वो इंफॉर्मेशन और हर एक उस जाबाज जवान की यहाँ पर कहानी आज भी दर्ज है, और चीखती हुई वो कहानी आज भी हमारी सेना की शौर्य गाथा गाती है। और आज भी वो जवान जो तैनात हैं सरहद पर, वो लगातार इसी शौर्य को बरकरार रखे हुए हैं, और चीन आज इसी शौर्य से, इसी दमखम से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और जिस राफेल की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से कल भी 36वां राफेल भारत को मिला है, तो वो भी लगातार अब LAC पर निगरानी किए हुए है, निगरानी बनाए हुए है, लगातार नजर रखे हुए है। तो अब चीन तो क्या परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। और जिस तरह की कोशिशें LAC पर चीन की रही है, आज से नहीं बल्कि शुरुआत से ही, जिस तरह से वो इस बाउंड्री को मानता नहीं है, तो इस तरह की तमाम कोशिशें चीन की तरफ से साल दर साल होती रहती हैं। 2020 में भी बहुत सारी कोशिशें, उसके बाद से ही इस तरह का शक्ति प्रदर्शन वहां पर लगातार जारी रहता है। और खासतौर पर अगर इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए शिखा, तो यहाँ 2020 के बाद से ही इंडियन एयरफोर्स काफी एक्टिव रही है, और इस तरह की तमाम एक्टिविटीज के लिए, पूरे ऑपरेशंस के लिए तैयारियां वहां पर हो ही रही थी। और ये युद्धाभ्यास भी अब इसी का नतीजा, यहाँ पर जो शक्ति प्रदर्शन, जहां चीन को एक कड़ा संदेश और चीन की गोद में बैठे देश के अन्य दुश्मनों को एक कड़ा संदेश है, तो वहीं यहाँ देश की सेना का, देश के जवानों का और देश की जनता का भी इससे हौसला बढ़ता है। एक बार फिर से वो उस जज्बे से ओतप्रोत होते हैं, जिस जज्बे से देश की जनता लगातार इंडियन आर्मी को देखती है, उसी जज्बे में इजाफा होता है जब इस तरह के युद्धाभ्यास होते हैं। और हमें ये पता लगता है कि हम कितने सक्षम हैं दुश्मनों का सामना करने के लिए, और कितना हम में दम है कि हम कैसे अपने दुश्मन को देश से बिल्कुल अमृता, क्योंकि जो दम है वो हमारे सैनिकों ने तो 9 दिसंबर को ही उन चीनी सैनिकों को दिखा दिया। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें अमृता सामने आई, उससे ये तो साफ था कि एक कड़ा मैसेज क्या है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी एक कड़ा मैसेज चीन को दे दिया गया है, साथ ही पाकिस्तान को भी। और आज जिस तरीके से आप राफेल की बात कर रही हैं, राफेल उड़ान भर रहा है इस वक्त, और ये जो तस्वीरें हैं वो भारत 24 पर हम लगातार इस युद्धाभ्यास से जुड़े हुए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो कि आप इस वक्त वॉर मेमोरियल पर हैं वहां पे। तो किस तरह की बातें जो है वो सामने आई, जो स्थानीय लोग होंगे, क्योंकि जो स्थानीय लोग होते हैं अमृता, वही सबसे ज्यादा जूझते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर से लगा हुआ, सटा हुआ इलाका है, वहां आप हैं, जिस तरह का वेदर होता है, जो परिस्थितियां होती हैं, वो अभी आप भी समझ सकती हैं। वहां के स्थानीय लोगों से जब आपकी बातचीत हुई, तो क्या बात सामने आई? क्या चीन की तरफ से अक्सर ऐसा होता रहता है, क्योंकि आतंक के साए में तो जाहिर है वो जरूर जीते होंगे। बिल्कुल आतंक के साए में जीते हैं, लेकिन यहाँ परिस्थितियां ही ऐसी हैं। पर अगर उनके हौसलों की बात करें तो शिखा, सेना के साथ साथ, हमारे जवानों के साथ साथ यहाँ रहने वाली जनता के हौसले को भी बिल्कुल सैल्यूट है। क्योंकि जब उनसे बात करते हैं तो उनका चेहरे पर एक मुस्कान है और आंखों में दृढ़ विश्वास है, और सेना के प्रति उनका जो समर्पण है, मैं कहूं तो वो एकदम शानदार और लाजवाब उसने मुझे कर दिया। उनसे बात हुई, एक महिला से भी बात करने का इस दौरान मौका मिला, क्योंकि महिलाओं का दिल अक्सर देखा जाता है कि नर्म होता है।
तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर हम इस परिस्थिति में रह रहे हैं, जी रहे हैं और बिना डर के जी रहे हैं, तो वो सेना के सानिध्य में ही मुमकिन हो पा रहा है। हमारी सेना इन परिस्थितियों में जो देश की सरहद पर डटी हुई है, ये उसी सेना के बल पर है कि हम यहाँ पर शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आम लोगों में बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे जो पर्सनली फील हुआ जब उनसे बात की गई, तो बुजुर्ग हो या बच्चे हो, नौजवान हो या महिलाओं हो, किसी के भी जहन में ऐसी कोई भावना नहीं है, ऐसा कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। हालांकि हम देखते हैं कि चीन की तरफ से कोशिशें लगातार रहती हैं जारी। तो जिस तरह के सेना के बयान सामने आते हैं, इन लोगों के बयान उससे भी बढ़कर सामने आते हैं जब ये कहते हैं कि हम सेना के साथ हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी फौज का साथ देंगे, लेकिन चीन अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का जज्बा है यहाँ के लोगों का, जिसको देखकर वाकई में फिर वो महसूस होता है कि अगर यहाँ पर इन विषम परिस्थितियों ने उनको जीने का हौसला दिया है, तो ये सेना है जो उनको निडर होकर जीने का हौसला यहाँ पर प्रदान करती है। शिखा, लेकिन अमृता, मैं ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि आप इस वक्त तवांग में हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां ये पूरी झड़प हुई, एलएसी पर जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन आज किया जा रहा है, रफेल हो या फिर सुखोई हो, ऐसे फाइटर जेट्स आज आसमान में गरज रहे हैं, ये संदेश उन तक तो भी जरूर पहुंच रहा होगा, क्योंकि जब देखो चीन हमारी तरफ आगे अपने कदम बढ़ा देता है, लेकिन आज सुखोई हो या फिर रफेल हो, जब ये आसमान में गरजेंगे तो उन तक एक बार फिर से साफ मैसेज जाएगा। इसके लिए सरकार को आमने सामने बैठने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए शिखा, चीन हमारी तरफ कदम बढ़ाता तो है, लेकिन फिर लड़खड़ाता हुआ वही चीन है जो वापस भी दौड़ता है। ये वही चीन है जो फिर अपने स्लीपिंग बैग्स तक भूल जाता है। वीडियोस हम सबने देखे हैं। ये वही चीन है जिसको फिर ये सुध नहीं रहती है, इन लाल फौजियों को ये सुध नहीं रहती है कि फिर इनको क्या कुछ लेकर जाना है। तो वो हौसले फिर वहां पर एकदम परस्त कर देती है भारतीय सेना, जब ये 1 इंच भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसी के चलते लगातार हम देख रहे हैं कि इस गर्जन से जहां भारत उस आत्मविश्वास से उत्प्रोत हो रहा है, तो वहीं चीन जो है उसके हौसले डगमगाए हुए हैं। ये वही चीन है जो आज विश्व स्तर पर भी घुटनों पर आया हुआ नजर आता है, और ये वही चीन है जो लगातार घबराया हुआ है, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस हार के बाद वो क्या करे। पहुंच गया है अमृता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप चूंकि 14,000 फीट पर है, इसलिए आप भी अपना खूब ख्याल रखें। चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करें। शराब कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सीएम नीतीश कुमार ने फिर से कहा, जो शराब पिएगा वो मरेगा। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार का एक बार फिर से बयान सामने आया, किसी भी धर्म में शराब पीना ठीक नहीं, शराब से मौत पर मुआवजा नहीं मिलेगा, ये नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है। और आप जरा सोचिए, जिस प्रदेश में शराब आज से नहीं सालों से बैन है, वहां ये कहना कि जो पिएगा वो मरेगा, ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि उस प्रदेश में जहां सालों से शराब बैन है, वहां आखिर शराब कौन लेकर आ रहा है, ये बिक्री क्यों हो रही है। अगर शराब बैन का फैसला लिया गया तो फिर शराब का होना राजस्व का एक बड़ा नुकसान है। ऐसे में विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि शराब से मौत पर अब मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे, देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे। इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो। इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा, तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह क्या नहीं छापते हो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत 24 के साथ खास बातचीत में उन्होंने बताया कि दुनिया में ग्लोबल रिसेशन बढ़ा है, लेकिन भारत की इकोनॉमी और एक्सपोर्ट हाल ही में काफी बढ़ी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद है। सर, इकोनॉमी की बात होती है, जिस तरह से डाटा आया है एक्सपोर्ट्स को लेकर के, किस तरह से पर्सपेक्टिव आगे देखते हैं, क्योंकि 70% का ग्रोथ है इस बार। देखिए, जिन नए क्षेत्रों में भारत ने प्रवेश किया है, हम सेमीकंडक्टर बना करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम हाई वैल्यू मेडिसिन एंड वैक्सीन्स बना करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल के फील्ड में एक्सपोर्टर बने हैं। ये जो नए एवेन्यूज़ पे माननीय मोदी जी ने काम किया, इनको सपोर्ट किया,
फार्मास्यूटिकल में जिस तरह से हमने ग्रोथ किया, ऑटोमोबाइल में जिस तरह से ग्रोथ किया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स जैसा मैंने कहा उस दिशा में जिस तरह से हमने काम करना शुरू किया है, मैं विश्वास के साथ में एक बात कहता हूँ कि भारत इन नए क्षेत्रों के उदय के साथ से मैं आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़े एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में से एक हो जाएगा। जिस तरह से खिलौनों की बात होती है, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बनाएंगे और एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गया, इंपोर्ट घट गया, तो ये काफ़ी 70% इम्पोर्ट कम हुआ। जो खिलौने हम चीन से इम्पोर्ट करते थे, आज हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी है। अंतिम सवाल सर, जिस तरह से रघुराम राजन के साथ राहुल गांधी की राजस्थान में चर्चा हुई, आप उसी राज्य से आते हैं और जिस तरह से सवाल उठाया गया कि इकॉनमी, क्योंकि सरकार कहती है, उससे डाटा कहते हैं कि आगे बढ़ रही है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार पिछले जो 23 में वो उसके लिए दिक्कत होने जा रही है, 5% से भी कम उम्मीद जता रहे हैं वो ग्रोथ की। देखिए, मॉर्गन स्टैनले, फाइनेंशियल टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और ब्लूमबर्ग, इसके जैसे सारे इंस्टीट्यूशंस जब ये कह रहे हों कि भारत की इकोनॉमी 7 से 8% होगी, कोई व्यक्ति विशेष अपने विवेक को, मैं उनके विवेक को चुनौती नहीं देना चाहता, लेकिन उनका इतिहास सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही रघुराम राजन थे जिन्होंने मुद्रा जब शुरू हुआ था तब कहा था कि इसमें हाईएस्ट जो है एनपीए होगा और ये स्कीम फेल हो जाएगी, बीइंग आरबीआई गवर्नर भी। लेकिन क्या परिणाम हुआ? हम आने वाले समय में दुनिया के आर्थिक महाशक्ति वाले देशों में से एक देश होंगे। तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम मुद्दों पर चर्चा की, साफ तौर पर कहा कि भारत की इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है, वो आगे बढ़ती रहेगी। कैमरामैन संदीप के साथ में अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली। पटवारी से परेशान कांग्रेस और भाजपा, एक पटवारी की लोकप्रियता से सकते में मध्य प्रदेश के बड़े सियासी दल भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेता इनको लेकर परेशान। आदिवासी समाज से आने वाले नितेश अलावा जोबट से है पटवारी, अपने समाज के लिए संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं नितेश। जयस के बैनर तले एक प्रदर्शन में शामिल हुए ये नितेश। इससे नाराज अलीराजपुर कलेक्टर ने नितेश को कर दिया था सस्पेंड। निलंबन के खिलाफ हजारों आदिवासियों ने एसडीएम कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। इधर नितेश की पत्नी भी हैं पटवारी, वहीं इनके साले हैं भाजपा मंडल में अध्यक्ष। फिलहाल जोबट विधानसभा सीट पर 2023 के चुनाव के लिए नितेश हो रहे हैं सक्रिय। जब जयस नितेश को चुनाव में उतारकर भुनाना चाहते उनकी प्रसिद्धि को, इधर नितेश ने भी दे दिया पटवारी पद से इस्तीफा। अब नितेश की संभावित उम्मीदवारी से बिगड़े कांग्रेस भाजपा के समीकरण। दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा नितेश और उनकी टीम को लाना चाहते हैं अपने पाले में। फिलहाल जोबट विधानसभा सीट पर 2023 के चुनाव के लिए नितेश सक्रिय हैं और यही बात भाजपा और कांग्रेस को खटक रही है। अब जयस नितेश को चुनाव में उतारकर अपने पाली में करना चाहते हैं। पटवारी से परेशान कांग्रेस और भाजपा, और दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि नितेश उनके खेमे में चले आए। इधर नितेश ने भी पटवारी पद से इस्तीफा दे दिया है, ये जानकारी। और अब नितेश के संभावित उम्मीदवारी से बिगड़े हैं कांग्रेस और भाजपा के समीकरण।